नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल SMC क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट 2016 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और ये रहा आज के सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। पहला ऑप्शन है सेवा, दूसरा है वेतन, तीसरा है गर्व, चौथा है छात्रों का विश्वास। तो दोस्तों, जो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है वो क्या होता है? वो होता है छात्रों का विश्वास। क्यों होता है? क्योंकि शिक्षक जो होता है वो एक प्रकार कुम्हार की तरह होता है और जो छात्र होते हैं वो मिट्टी की तरह होते हैं। जिस तरीके से कुम्हार किसी मिट्टी को आकृति प्रदान करता है, उसके जीवन को आकार देता है, ठीक उसी प्रकार से जो शिक्षक होता है वो भी छात्रों के जीवन को एक आकार देता है। इसीलिए जो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? छात्रों का विश्वास। अगर छात्रों का विश्वास अपने शिक्षक के ऊपर है तो वो जीवन में बड़ा से बड़ा काम बहुत ही आसानी से कर सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह है एक। देखिए, जब हम किसी भी कार्य को बार बार या किसी भी परिकल्पना को जब हम बार बार परीक्षण में दोहराते हैं या परीक्षण उसका करते हैं और बार बार हमें उसका जो है सार्वभौमिक रूप से सत्य रिजल्ट ही प्राप्त होता है, तो फिर वही जो परिकल्पना है वो क्या कहलाती है? वो परिकल्पना जो है एक सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका है सिद्धांत, कानून, खोज और मूल संकल्पना। तो जब परिकल्पना को बार बार परीक्षण करते हैं और हमें हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में वो सिद्धांत का रूप धारण कर लेती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। पहला है विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, दूसरा है श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, तीसरा है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, चौथा है व्याख्यान एवं श्रुतलेख। देखिए, जो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? वो मानी जाती है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ठीक है, क्यों मानी जाती है इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो शब्द दिया गया है विचार गोष्ठी का उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में क्यों लाते हैं? देखिए, जब विचार गोष्ठी होती है तो इसमें जो छात्र होते हैं वो परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है? ज्ञान में वृद्धि होती है। साथ ही साथ जो कमियां होती हैं वो एक दूसरे की कमियां भी पता चलती हैं और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति को नहीं पता होता है, लेकिन विचार गोष्ठी के माध्यम से वो पॉइंट भी निकल के सामने आते हैं और वो कैंडिडेट जो है उन पॉइंटों को आसानी से समझता है। इसी के साथ में दिया गया है कार्य योजना। दोस्तों, जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो अगर वो कार्य एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है तो बहुत ही सही तरीके से उसका परिणाम देखने को मिलता है। जैसे जब हम किसी भी कक्षा में छात्र को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो हम लोग एक लेसन प्लान तैयार करते हैं, जिसमें उसकी एक रूपरेखा होती है कि सबसे पहले उसका टाइटल क्या होगा, फिर उसके बाद भी किस चीज़ के बारे में बताना है, फिर प्रश्न के बाद में जो उसका उत्तर है उसका छात्रों पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो कोई भी कार्य हो, अगर उसको हम योजनाबद्ध तरीके से करेंगे तो वो जो है एक उपयुक्त माध्यम होता है, उपयुक्त विधि होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो दोस्तों, जो प्रश्न है, प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया है कि सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि जो है वो कौन सी है? वो विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना मानी जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि ये प्रश्न जो है जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक प्रश्न 100% बना ही बना है। तो ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं दोस्तों? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ग्रीन हाउस गैस की परिभाषा नहीं पता है तो पिछली वाली वीडियो में हमने ग्रीन हाउस के बारे में डिटेल में बताया है। तो आपको ये बताना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम और मीथेन। इन चार गैसों में से कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस
गैस नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीलियम। हीलियम दोस्तों ये जो है ये एक निष्क्रिय गैस है और इसी के साथ में क्या है कि ये जो है बहुत ही हल्की गैस होती है। ठीक है, इसको नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? यानी कि जो हमारा नॉइस पॉल्यूशन होता है उसका मेजरमेंट हम किस यूनिट के द्वारा करते हैं? जूल से करते हैं, डेसिबल से करते हैं, न्यूटन से करते हैं या फिर नैनो इकाई से करते हैं? जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो दोस्तों किस में मापा जाता है? वो डेसिबल में मापा जाता है, यानी कि डीबी में मापा जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। सामान्यतः अगर हम बात करें तो जो सामान्य श्रवण शक्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो है 25 से 30 डेसिबल वॉइस जो है वो पर्याप्त होती है सामान्य तौर से अगर देखा जाए। अगर हम 80 डेसिबल या इससे अधिक डेसिबल की अगर हम आवाज़ हम सुनते हैं तो हमारे लिए क्या है? वो प्रदूषण का काम करती है, वो नॉइस पॉल्यूशन के अंतर्गत आती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लैपीज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या जलप्रपात? तो दोस्तों जो हिमानी के द्वारा स्थलाकृति का निर्माण होता है वो कौन सा होता है? वो होता है यू आकार की घाटी। ठीक है दोस्तों, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमानी के द्वारा। जबकि वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो वी आकार की घाटियों का जो निर्माण है वो होता है नदी के अपर्दन के द्वारा। ठीक है, नदी के अपर्दन के द्वारा। इसके बाद में फिर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वो हमारा है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है और चित्र में ये जो है ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां हैं आपको एक तरफ से दिखाई दे रही होंगी। ऑप्शन में आपके कौन कौन से हैं? ताप्ती है, स्वर्णरेखा है, नर्मदा है, सिंधु है। तो इन चारों नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वो है स्वर्णरेखा। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु ये जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? तो एक बार देख लीजिए, ये गंगा है, दामोदर, ब्रह्मपुत्र जिसको कि जमुना के नाम से जाना जाता है, पद्मा हो गया, हुगली हो गया, स्वर्णरेखा हो गया, बैतरणी हो गया, ब्रह्माणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पल्लार, कावेरी, वैगई। ये जितनी भी नदियां हैं ये कहाँ गिरती हैं? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। पहला है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना। दूसरा ऑप्शन है खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना। तीसरा है उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। चौथा है उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो जो एक शिक्षक होता है, शिक्षक को जो छात्र होता है उसके प्रति रवैया कैसा होना चाहिए, उसके प्रति उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो इस प्रश्न के आधार पर अगर हम देखें तो उस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। यानी कि हमें सबसे पहले छात्रों की अनियमितताओं को देखना चाहिए, फिर उसके कारणों को जानना चाहिए और फिर उसके बाद में उसको सही मार्ग दिखाना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा क्या है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? यानी कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा शहर है जिसको झीलों का शहर की संज्ञा प्रदान की गई है? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा उज्जैन, तीसरा इंदौर, चौथा ग्वालियर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोपाल, क्योंकि भोपाल को क्या कहा गया है? भोपाल जो है उसे झीलों का शहर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि भोपाल में जो है सबसे ज़्यादा और सबसे सुंदर झीलें पाई जाती हैं। अगर हम मुख्य झीलों की यहाँ की बात करें तो यहाँ पे एक है लोअर लेक और एक है अपर लेक। यहाँ पे ये दो सुंदर झीलें बहुत ही चर्चा का विषय हैं और यहाँ पे जो है देश विदेश से जो है लोग यहाँ पे
इस क्षेत्र का मुआयना करने के लिए या फिर अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए आते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? जब हम विश्व का मानचित्र देखते हैं तो विश्व के मानचित्र में ये आपको यूरोप दिखाई दे रहा है, इधर आपका यहाँ पे आपका एशिया पड़ता है, ये आपका अफ्रीका है, और एशिया के जस्ट नीचे अगर हम चले आएँ तो यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। तो आपको बताना है कि जो ये यूरोप है, इस यूरोप को और इस अफ्रीका को कौन सा सागर अलग करता है। बीच में आपको ये सागर दिखाई दे रहा है, उस सागर का आपको नाम बताना है। ये जो सागर है, इस सागर का नाम क्या है? ऑप्शन है लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो सागर है, ये कौन सा सागर है? इस सागर का नाम है भूमध्य सागर। तो जो भूमध्य सागर है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। पहला है 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 13 मार्च, 22 अप्रैल। जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि जो विश्व ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है दोस्तों? तो समताप मंडल में पाई जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? आपको ये एक फूड चेन आपको दिखाई दे रही है, जिसमें क्या है? ये सूर्य है, ये क्या है? ये घास है, यानी कि जिसको हम प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। ये हमारा सेकेंडरी, ठीक है, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। ये हमारा तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। ऐसे ही ये भी हमारा उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपके म्यूकर्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, फंगस हैं, ये हमारे किस में आएंगे? ये आएंगे डिकम्पोजर, यानी कि अपघटक की श्रेणी में। अगर हम खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले क्या आता है? उत्पादक आता है। उत्पादक के बाद में उपभोक्ता आता है। उपभोक्ता की कई सारी कैटेगरी होती हैं, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता है, जिसमें जो शाकाहारी होता है। द्वितीयक उपभोक्ता है जो कि सर्वाहारी होता है। तृतीयक उपभोक्ता होता है जो कि मांसाहारी होता है। उसके बाद में फिर जो कैटेगरी आती है वो आती है डिकम्पोजर, यानी कि अपघटक की। तो ये इस तरीके से ये एक हमारा फूड चेन बनता है, फूड चेन कंप्लीट होता है। और उसी में पूछा गया है कि किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? पहला है प्राथमिक उत्पादक, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर है द्वितीयक उपभोक्ता, फिर है आपका अपघटन कर्ता। तो दोस्तों अभी हमने बताया जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, उत्पादक न तो प्राथमिक होते हैं ना ही सेकेंडरी होते हैं। उत्पादक की केवल एक ही कैटेगरी होती है कि वो उत्पादक ही होंगे। इसके बाद में जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो कैसे होते हैं? वो होते हैं शाकाहारी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को ही शाकाहारी की कैटेगरी में रखा जाता है। जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो शाकाहारी जंतुओं का भी भक्षण करते हैं, साथ ही साथ वो घास, यानी कि जो उत्पादक है, उत्पादक पर भी आश्रित रहते हैं। इसीलिए उनको हम सर्वाहारी की संज्ञा देते हैं, यानी कि वो मांस का भी भक्षण करते हैं और साथ ही साथ वो शाक का भी भक्षण करते हैं। इसलिए द्वितीयक में कौन आएगा? द्वितीयक में आएगा सर्वाहारी। और जो तृतीयक उपभोक्ता होता है वो केवल और केवल कीटों को ही या फिर मांस को ही वो भक्षण करता है। इसीलिए वो उसको जो है टॉप कंज्यूमर की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? यानी कि जो हमारा पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, उसमें जो तत्वों के चक्रण, यानी कि जो तत्व के चक्र होता है, जो इसकी साइकिल बनती है कि कहाँ से तत्व निकल रहा है, किस तरीके से वो यूज में आ रहा है और फिर किस तरीके से उसका डिकम्पोज होकर के किस तरीके से इन्वायरमेंट में मिल रहा है। तो ये जो पूरी एक साइकिल है उसको हम किस नाम से जानते हैं? पहला है रासायनिक चक्र, दूसरा है जैव भू रासायनिक चक्र, तीसरा है भूगर्भीय चक्र, चौथा है भू रासायनिक चक्र। तो जो हमारा इकोसिस्टम है इसमें जो तत्वों का चक्रण है उसको एक टर्म दिया गया है जिसे हम बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, यानी कि बायोजियोलॉजिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय
प्रदूषण उत्पन्न करता है? पहला है डीजल, हाइड्रोजन, पेट्रोल, कोयला। तो आपको वो ऑप्शन चुनना है जो कि क्या करता है, जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, यानी कि सबसे कम जिसके द्वारा प्रदूषण फैलता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जो पर्यावरण को बहुत ही कम मात्रा में प्रदूषित करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या फिर ब्राज़ील में? तो दोस्तों जो दैत्याकार पांडा है ये कहाँ पाया जाता है? ये मुख्य रूप से चीन में पाया जाता है। और चीन में जो है इसे और दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है झुयांग माओ। झुयांग माओ चीन में इसे जो है, या चीनी भाषा में इसे इस नाम से भी जाना जाता है। और ये रहता कहाँ है? तो ये चीन के जो बांस के जंगल होते हैं या तिब्बत के जो पर्वतीय ढलान हैं वहाँ पर ये जो है पेड़ों पर रहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रस्ती हुई थी? पहला ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो आपको बताना है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वो किस गैस से हुई थी? तो ये जो है ये आपकी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट से। और ये कब हुई थी? तो ये जो है 1984 में। ये दुर्घटना कब घटित हुई थी? 1984। अगर डेट पूछ ले तो 3 दिसंबर 1984 में जो है दुर्घटना घटित हुई थी, जिसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस जो है इसका रिसाव हुआ था और इसमें जो है 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस दिन में या किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे क्रिसमस का जो त्यौहार है वो गर्मियों में मनाया जाता है? पहला है जापान, दूसरा है भारत, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा अमेरिका। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। गर्मियों का मतलब यानी कि अगर क्रिसमस की बात करें तो क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और हमें पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो किस गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और उस समय जो सूर्य होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और यही कारण है कि उस समय जो है ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है। शेष आपका जापान हो गया, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ये आपके तीनों देश जो हैं वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ते हैं। इस समय यहाँ पे सर्दी पड़ती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, उस समय वहाँ पे गर्मी पड़ती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? पहला हाथी, सांप, गैंडा, शेर। आपको बताना है कि जो गिर वन्यजीव अभयारण्य है ये है कहाँ पे? तो दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ है? तो ये काठियावाड़ जिले में स्थित है। दूसरी बात ये है कि जो गिर वन्यजीव अभयारण्य है ये किस जीव का संरक्षण करता है दोस्तों? तो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्या है? बब्बर शेर, ठीक है, ये आपको शेर की आकृति दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये किसका संरक्षण करता है? शेर का संरक्षण करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? पहला है महोगनी, दूसरा है कैक्टस, तीसरा है फर, चौथा है चंदन। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी वनस्पति है जो कि मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली वनस्पति का नाम है कैक्टस, ठीक है, जिसमें कि कांटे पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से? आपको बताना है कि जो ग्रीन मफलर है ये किससे संबंधित है। ये आपको दिखाई दे रहा है एक फिगर, और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रीन मफलर होता क्या है। देखिए जो ग्रीन मफलर है, आपको ये एक हाईवे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और हाईवे के
दोनों साइडों में, इस साइड यानी कि लेफ्ट और राइट, दोनों साइडों में क्या है आपको वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो जब किसी भी सड़क के दोनों ओर हम वृक्षों को लगाते हैं तो वही जो वृक्ष होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो ग्रीन मफलर कहलाते हैं। और ये इसका संबंध किससे होता है, इसका संबंध होता है ध्वनि प्रदूषण से। देखिए ग्रीन मफलर में होता क्या है कि जब ये सड़क के दोनों छोरों पे जब पौधों को लगाया जाता है तो जो ध्वनि होती है, जो वाहनों से ध्वनि निकलती है, तो ये पौधे क्या करते हैं उस ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो ध्वनि प्रदूषण है उसमें कमी आती है। अगर हम ग्रीन मफलर की बात करें तो ये क्या करते हैं, तो ये ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। और कितना कम कर देते हैं, लगभग ये 10 डेसिबल, ठीक है, कितना, लगभग 10 डेसिबल की आवाज़ को ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर 10 डेसिबल तक की आवाज़ को ये कम कर देते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है या भूपारितंत्र है, होता क्या है भूपारितंत्र। देखिए भूपारितंत्र में बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों फैक्टर हमारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे सूर्य दिखाई दे रहा होगा, ये आपके पेड़ पौधे हैं, ये आपका माउंटेन है, ये आपका जो है इंसेक्ट वगैरह हैं, यहाँ पे आपका एल्गी है, ठीक है, यहीं पे आपका क्या है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, इसी में आपका जो है फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग लग्स, इसी में आपका फंगी है, ये आपको फंगी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मतलब यानी कि जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट जहाँ पे पाए जाते हैं वहीं पे क्या होता है, इकोसिस्टम का निर्माण होता है। अब बात ये आती है कि जो इकोसिस्टम है उसमें जो ऊर्जा मिलती है उसका, उस ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण सोर्स है वो सोर्स क्या है। तो दोस्तों जो पारितंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है, वो है सूर्य या सनलाइट या सन हीट भी बोल सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। जो टाइटन है वो किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, वरुण का, बुध का, शनि का, शुक्र का। तो दोस्तों जो टाइटन है वो जो है शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। और हमें पता है कि जो शनि है, शनि के कुल कितने उपग्रह हैं, 62 उपग्रह हैं, जिसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन, ठीक है। यानी कि ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। आपको सौरमंडल दिखाई दे रहा है, ये सूर्य है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, कपास, जैट्रोफा, गन्ना या फिर आलू। तो दोस्तों जो बायोडीजल की फसल है उसका नाम क्या है, जैट्रोफा। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, ये जैट्रोफा का पेड़ है और इसमें ये जो फल छोटे छोटे लगे हुए हैं ये क्या है, ये कच्चा है और ये पका हुआ जैट्रोफा है, ठीक है। और ये क्या है, ये इसका बीज है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। 1982 में, 1986 में, 1992 में या फिर 1996 में। तो दोस्तों जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये कब पारित हुआ था, तो ये 1986 में पारित हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भूमंडलीय तापन का कारण है। पहला है हिमनदों में वृद्धि, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, चौथा है वनों में वृद्धि। तो जो भूमंडलीय तापमान है उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है इसमें दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पहला ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, दूसरा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, तीसरा है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, चौथा है सवाना बायोम। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि जो जैव विविधता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, वो इक्वेटर लाइन यानी कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और जो भूमध्य रेखा है वहाँ पे कौन सा कटिबंध होता है, कौन सा जोन होता है, तो वहाँ पे जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है जलोढ़ मिट्टी, चौथा है लैटेराइट। तो आपको बताना है कि किस मृदा का निर्माण जो है वो लावा के द्वारा होता है। ये आपको लावा दिखाई दे रहा है, ये ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, मैग्मा बाहर निकला, फिर यही जो मैग्मा है जब बाहर निकलेगा तो इसे हम लावा के नाम से जानेंगे। और जब ये लावा ठंडा होगा तो किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण करता है? तो ये काली मिट्टी का, ब्लैक सॉइल का निर्माण करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? पहला है समताप मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है आयन मंडल, चौथा है मध्य मंडल। आपको दोस्तों ये दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर ये आपको जो पहला भाग ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्षोभ मंडल का है, दूसरा भाग हमारा समताप मंडल का है, तीसरा भाग हमारा मध्य मंडल का है, चौथा भाग जो है वो हमारा आयन मंडल का है, और पांचवा भाग जो है वो हमारा बहिर्मंडल का है। तो इन 5 मंडलों में से ऐसा कौन सा मंडल है या वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जो कि क्या करती है? प्रकाश की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो कौन सा मंडल है, कौन सी परत है? तो ये है समताप मंडल। और समताप मंडल में ऐसी क्या चीज़ है जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जिसे हम जानते हैं ओजोन परत। ठीक है, कौन सी परत दोस्तों? ओजोन परत। और वही ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? पहला है जल की गुणवत्ता, दूसरा है जल का वेग, तीसरा है जल की प्रचुरता, चौथा है जल का तापमान। तो जो गंगा एक्शन प्लान है इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? वो है जल की गुणवत्ता में सुधार करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? पहला है नीम, दूसरा है देवदार, तीसरा है चीड़, चौथा है ओक। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका प्रयोग हम लोग कीटनाशक के रूप में करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि नीम। नीम से जो उत्पाद बनाए जाते हैं इसका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? कीटनाशक के रूप में करते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।